हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में चैप्टर इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम में हम लोग केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों एक साथ करेंगे यार, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम से एज सच मेंस में सवालों का मतलब जो पोर्शन है वो बहुत कम है और केमिकल भी का भी कम ही है। तो हम लोग एक ही साथ कर लेते हैं जिसमें दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले केमिकल करेंगे फिर आयनिक करेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वेटेज बहुत कम है इस चैप्टर का, इसलिए इसे कम टाइम देते हैं हम लोग और इसे कर लेते हैं। एडवांस के टाइम पे जब करेंगे तो केमिकल और आयनिक अलग अलग करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो सवाल लगाना शुरू करते हैं। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। चिंता मत करो, जितना मैं बता रहा हूँ उसके इधर उधर बात नहीं पूछी जाएगी तुमसे। हम लोग सारी बातें लगभग लगभग कवर करेंगे। 50 एक सवाल तो लगाएंगे ही लगाएंगे जिसमें इक्विलिब्रियम का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, केमिकल का और आयनिक का थोड़ा सा कम है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई अगर जरूरत लगे तो बताना और क्वेश्चन में भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस SO3 गैस एट 100,000 केल्विन इज 3.5। What would be the partial pressure of oxygen gas is the equilibrium found to have the equal moles of SO2 and SO3। ठीक है, इक्वल मोल्स ऑफ SO2 और SO3 बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या करें? हम पहले रिएक्शन को लिख लें। रिएक्शन को लिख लें तो क्या हुआ? SO2 गैस प्लस O2 गैस रिवर्सिबली गिव्स ट्वाइस SO3 गैस। ठीक है, अब हमसे क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है और हमें केपी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो केपी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का होल स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लिख दे। बोलो ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं SO2 और SO3 के बराबर है। भाई अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 होगा एट इक्विलिब्रियम होगा। तो अगर ये बराबर है तो इससे ये कैंसिल कर सकते हैं और ये हो गया 3.5 इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1 अपॉन 3.5 यानी कि 10 अपॉन 35। 10 अपॉन 35 को अगर हम सॉल्व कर दे इसे तो ये कितना आ जाएगा? 2 और ये आ जाएगा 7। तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 8 56, 7 9 85, 7 9 35, ये ATM आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? इससे ए आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? इसमें क्या चाहिए था सवाल में कि तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि जब पार्शियल प्रेशर सेम हो रहा है उस टाइम पे कब, जब मोल्स बराबर होंगे तो पार्शियल प्रेशर भी सेम आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए जिससे ये सवाल आसानी से बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आसानी से करना चाहिए हम लोगों को और हम लोग करेंगे भी। कह रहा है फॉर द रिएक्शन ट्वाइस HI गिव्स H2 प्लस I2 गैस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर HI इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp बाय द एक्सप्रेशन। तो हमने लिखा ट्वाइस HI से क्या बन रहा है? H2 बन रहा है और I2 बन रहा है। ठीक है, ये हमें इक्वेशन गिवन है और हमें कह रहा है कि अल्फा और हमें केपी में रिलेशन निकालना है। तो ठीक है, टी इक्वल्स टू 0 पे हम अगर अल्फा में डील करना तो 1 0 0 लिख लें और टी इक्वल्स टू टी पे 1 माइनस अल्फा लिख दें तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2 हो जाएगा और ये भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या निकले? ये क्या है हमारे पास? मोल्स है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ या पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं सीधे। सीधे क्या निकाल लेते हैं? पार्शियल प्रेशर निकाल लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI किसके बराबर आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ HI आ जाएगा 1 माइनस अल्फा गिवन मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा इंटू पी हो जाएगा। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा अल्फा बाई 2 इंटू पी और पार्शियल प्रेशर ऑफ ये HI के सॉरी I2 के बराबर होगा। तो Kp की वैल्यू हम किसके बराबर लिख देंगे? लिख देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर। वो लिख पाओगे आसानी से? दोनों सबकी वैल्यू उठा के पुट कर दो तो ये किसके बराबर हो गया? अल्फा बाई 2 इंटू अल्फा बाई 2 इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो Kp की वैल्यू आ गई अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक, हमने क्या किया? ईमानदारी से करना है तो हमने अंडर रूट Kp ले लिया, ज़्यादा बुद्धि लाने की जरूरत नहीं है। तो ये अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस अल्फा आ जाएगा।
तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2√kp के बराबर। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया 2√kp माइनस 2√kp टाइम्स अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, वो आ गई 2√kp डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2√kp के बराबर। तो ये पूरा हम लोगों ने डेराइव कर दिया ईमानदारी से। अब इसका आंसर देख लो क्या आ रहा। आंसर इसका ऐसा कोई मैच कर रहा है? आंसर मैच कर रहा है डी, तो डी आंसर लिख दिया इसका। आसानी से हो पाया, कोई इसमें दिक्कत समस्या मुश्किल परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। सवाल को तसल्ली से लाओगे तो सवाल बनेगा, है ना। ठीक, अगला सवाल देखो। अच्छे सवाल है ये, बहुत इजी सवाल नहीं है ना, बिल्कुल मेंस के आसपास ही पूछेगा। क्या कह रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन स्टडीड of its mechanism says both forward and reverse reaction follow first order kinetics। थोड़ा सा kinetics अब ये मान लेते kinetics पढ़ा हुआ है, ठीक है। if half life of the first reaction is 400 seconds and that of reverse reaction is 250 seconds, the equilibrium constant। तो हमें half life given है, kf हमें दी हुई है कितनी, kf हो जाएगा 1 अपॉन टी हाफ ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन 400 हो जाएगा, और k बैकवर्ड जो होगा रिवर्स रिएक्शन होगा वो टी हाफ ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 250 हो जाएगा। तो हमें पता है कि के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है? के इक्विलिब्रियम जो होता है वो के एफ अपॉन के बी के बराबर होता है। तो के एफ अपॉन के बी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 400 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1। तो ये कितना हो गया? 5, और ये हो गया 8। तो 5/8 आ गया। 5/8 का मतलब कितना हो गया? 5 6 48, 625 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल है, बोलो आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक, अगला देखो। अगला कह रहा है फॉर द रिएक्शन involving gases the forward reaction is first order while the reverse reaction is second order। अब फॉरवर्ड रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो हम आर फॉरवर्ड को लिख सकते हैं क्या? इक्वल्स टू के फॉरवर्ड इनटू ए की पावर 1। और बैकवर्ड रिएक्शन अगर सेकंड ऑर्डर है तो इसे के बी इंटू बी की पावर 2 लिख दे, लिख दे। ठीक, तो के पी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? के पी की वैल्यू आ जाएगी के एफ अपॉन के बी के बराबर। तो हम इसे लिखते हैं, रिएक्शन एक ऐसी बन जाएगी, ए रिवर्सिबली गिव्स ट्वाइस बी, तो इसे लिखते हैं बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो ये आ जाएगा, अगर हम एटीएम में लिख रहे हैं तो हम प्रेशर के फॉर्म में लिख दे तब भी ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या आ जाएगी? एटीएम आ जाएगी यूनिट इसकी, आसानी से। ठीक है, आराम से लिख पाओगे, कोई इसमें दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। एट टेम्परेचर टी a compound AB2 dissociates according to this reaction twice AB2 gaseous reversibly gives twice AB gaseous plus B2 gaseous। ठीक, with degree of dissociation alpha which is small as compared to unity, the expression Kp in terms of alpha and total pressure Pt is। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पे इसका क्या ले लो? 1 ले लो, 0 और 0 ले लो। हमें क्या निकालना है? एक्सप्रेशन फॉर Kp इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड टोटल प्रेशर Pt के निकालना है। तो ये t इक्वल्स टू टी पे क्या हो गया? 1 माइनस अल्फा हो गया, तो ये अल्फा हो गया और ये अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यार? टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है इसलिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। देखो आराम से साफ साफ लिख के करोगे तो आराम से हो जाएगा। सवाल लिखना पड़ता है बस इक्विलिब्रियम के सवाल को काफी ज्यादा, इसलिए लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो ये 1 प्लस अल्फा बाई 2 आ गया। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी टू कितना आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी टू आ गया 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी, और पी टोटल को पी टोटल ही रखेंगे। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी टी। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा बाई 2 टाइम्स 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी टी के बराबर आ जाएगा। और हमसे क्या कह रहा है कि अल्फा जो है वो 1 के कंपैरिजन में स्मॉल भी है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो केपी की वैल्यू अगर हम लिखें तो केपी की वैल्यू क्या लिखेंगे? ए बी का होल स्क्वायर है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का होल स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी टू का होल स्क्वायर, विच टर्न्स आउट टू बी कितना आ जाएगा? यह जाएगा अल्फा इंटू पी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी टी। मजदूरी करवा रहा है सवाल, ज़्यादा कुछ कंसेप्चुअली तो बहुत तगड़ा नहीं है, लेकिन तुमसे लिखने की प्रैक्टिस करा रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है।
अब कई लोग सोचते हैं कि सर इस सवाल में क्या ही है, हम तो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करके रख देंगे और आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस ऐसे ऐसे करने की नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक, तो पीटी का होल स्क्वायर से पीटी का होल स्क्वायर कट गया, अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू कट गया। अब 1 प्लस अल्फा बाई टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 और 1 माइनस अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फा कैसा था, छोटा नंबर था। तो केपी की वैल्यू जब लिखोगे तो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा बाई टू इंटू पीटी। ठीक, तो ये हो गया अल्फा क्यूब बाई टू इंटू पीटी। तो ये आ गया केपी की वैल्यू। ऐसा कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? ऐसा आंसर मैच कर रहा है ए, तो ये आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? देखो यार, जनवरी के बाद और धमाकेदार काम करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। अभी धीरे धीरे और मैं मतलब एग्रेसिव हो जाऊंगा तो फिर काफी कुछ हम लोग करेंगे, है ना। क्या कर रहा है? फॉर द इक्विलिब्रियम H2O solid gives H2O liquid, which of the following statement is true? अब ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो कह रहा है कि द प्रेशर चेंज डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। द प्रेशर चेंज तो इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट करेगा, रिएक्शन इधर उधर हो जाएगी। मोर आइस मेल्ट्स इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। बिल्कुल, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वहां जाएगी जहां पे स्पेसेस कम है खाली, यानी कि डेंसिटी वाली ज्यादा ज्यादा डेंस वाली जगह पे चली जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। आइस क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से आइस बनेगी नहीं, मेल्ट हो जाएगी। करके देख लेना घर पे एक्सपेरिमेंट, ये तो आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है फॉर द रिएक्शन NH2COO NH4 solid gives twice ammonia gas plus CO2 gas. The equilibrium constant Kp at temperature T. The total pressure of the gases at equilibrium when 1 mole of reactant was heated with. ठीक है, तो इसे ले लो क्या, ये हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम है। हेट्रोजेनस में जो सॉलिड है उनका तो हम एक कंसंट्रेशन कुछ मानते नहीं है। तो ट्वाइस अमोनिया बन गया और CO2 गैस बन गई। T इक्वल टू 0 पे इसका 1 मोल से कहा हीट करा, तो T इक्वल टू T पे ये क्या हो गया? 1 माइनस अल्फा हो गया, ये 2 अल्फा हो गया और अल्फा हो गया। ठीक है, और टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम हमें बताना है। ठीक, तो द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे बताना है व्हेन टी से हीट किया गया इसे। तो इसे हम 3 अल्फा को क्या लिख दें? 3 अल्फा ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ गैसेस मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे? इसे ऐसे रहने दो, चलो पहले इसके लिए पार्शियल प्रेशर लिख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया किसके बराबर हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जाएगा 2 अल्फा अपॉन टोटल नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कितने हैं? 3 अल्फा इंटू पीटी, यानी ये हो जाएगा 2/3 पीटी के बराबर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा अपॉन 3 अल्फा इंटू पीटी, यानी हो जाएगा 1/3 पीटी के बराबर हो जाएगा। तो केपी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर हो जाएगी। तो केपी की वैल्यू आ किसके बराबर जाएगी? 2/3 इंटू पीटी का होल स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू पीटी। तो ये आ जाएगी 4/27 पीटी क्यूब। और केपी की वैल्यू दी कितनी है? 2.9 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, तो यहां से पीटी की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से पीटी की वैल्यू टोटली प्रेशर निकल आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 27 इंटू 2.9 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो ये अब इसे पीटी की वैल्यू जब यहाँ सॉल्व करोगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा और 10⁻⁻, सबको सॉल्व कर दोगे तो आंसर जो आ जाएगा 0.058 ATM आ जाएगा। इफ़ यू नीड कैलकुलेटर, इसे कैलकुलेटर से कर लेना, कोई मनाही नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोग सॉलिड के प्रेशर को नहीं लिखेंगे, ये बात ज़्यादा समझने की है। आंसर मैथमेटिकली ये मत सोचो कि कैसे निकलेगा। मैथमेटिकली तुम अभी घर पे अगर बहुत क्यूब आ रहा तो पेपर में दिया होगा, या फिर तुम्हें क्यूब रूट उतना निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? जैसे ये तो 3 बाहर ही दिख रहा है सामने, और ये से 29 को भी 3 मान लो, तो 2 3 बाहर आ जाएंगे और ये बचेगा कितना? 1/4, और इसको 10 अपॉन कुछ लिख देना, तो फिर बन जाएगा कुछ ना कुछ मामला, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है कि in an equilibrium reaction x moles of a gaseous reactant A decomposes to give 1 mole of each gaseous C and D। ठीक है, क्या कर रहा है कि x moles of A react to give 1 mole of each C and D। ठीक, कह रहा है if the
fraction of A decomposed in equilibrium is independent of initial concentration, then the value of x would be, तो t इक्वल टू 0 पे इसके हमने मान लिया क्या, ये कंसंट्रेशन c और ये 0 0 है। t इक्वल टू t पे c माइनस सी अल्फा हो गया और ये कितना बन गया, c अल्फा बाई एक्स हो गया और ये c अल्फा बाई एक्स हो गया। अब हमसे कह क्या रहा है, हमसे कह रहा है इफ द फ्रैक्शन ऑफ ए डिकम्पोज्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर हम केसी की वैल्यू लिखें तो केसी की वैल्यू क्या लिखेंगे, सी अल्फा अपॉन एक्स इंटू सी अल्फा अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, सी की पावर एक्स बाहर ले लें, 1 माइनस अल्फा का पावर एक्स ले लेता है। ठीक, अगर इसे इंडिपेंडेंट करना है तो हम इसे ऐसा लिख दें क्या कि ये किसके बराबर हो जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अल्फा सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा का पावर एक्स। ठीक, ये आ गया। अब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन हटाना है, सी की पावर एक्स है। अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन हटाना है तो एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही सी से हट जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो सी स्क्वायर 2, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ये 4 इंटू सी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी। हिट एंड ट्रायल से हमने रखी इसे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू किससे, सी से हट जाए, तो सी हटाने के लिए हमें सी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ऊपर जो है वो सी स्क्वायर का टर्म एक आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहा है एट अ सर्टेन टेम्परेचर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, CO गैस प्लस NO2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस NO गैस, 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द 4 गैसेस मिक्स्ड in a 1 liter container and the reaction is allowed to reach at equilibrium state when excess of baryta water क्या होता है, baryta water is barium hydroxide, when excess of barium hydroxide is added to the equilibrium mixture the weight of the precipitate obtained is 236.4 grams, the equilibrium constant Kc for this reaction is। अब देखो क्या करेंगे, CO गैस है, NO2 गैस है, तो इससे क्या बन जाएगी, CO2 गैस बन जाएगी प्लस NO गैस बन जाएगी। T इक्वल टू 0 पे हमने क्या लिया, सबका 1 मोल ले लिया। ठीक है, अब जो बराइटा वाटर से रिएक्ट कर रही है वो CO2 रिएक्ट कर रही है और बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ से कि बराइटा वाटर से जब इक्विलिब्रियम पे ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेट जो आएगा वो कैल्शियम बेरियम कार्बोनेट का आएगा। ठीक, तो T इक्वल टू टी पे क्या हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया, ये 1 माइनस एक्स हो गया, ये 1 माइनस एक्स हो गया, ये 1 प्लस एक्स हो गया और ये भी 1 प्लस एक्स हो गया। हमने मान लिया कि रिएक्शन फॉरवर्ड गई है। ठीक, तो हमने रिएक्शन क्या लिखी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिकली CO2 के साथ ट्रीट होगा और क्या बना देगा, बेरियम कार्बोनेट बना देगा और पानी बना देगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस वही। ठीक, अब इसके मास में कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया 236.4 और डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका कितना आ जाएगा, बेरियम का हो गया कितना, बेरियम का हो गया 137 और कार्बोनेट का हो गया कितना 60, ये 197 हो गया। ठीक, ये मोलर मास आ गया किसका, बेरियम कार्बोनेट का। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, बेरियम कार्बोनेट के। तो बेरियम कार्बोनेट मोल्स आ गए 1.2, तो मोल्स ऑफ CO2 भी कितने आ गए 1.2 और 1.2 की वैल्यू x 1 प्लस एक्स के बराबर होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 आ गई। तो ये हो गया 0.8, ये इधर बचा 0.8, ये बचा 1.2 और ये भी बचा 1.2। ठीक, तो हमें क्या निकालना, हमें केसी निकालना। अब केसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1.2 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 0.8, सारे हटा देते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा 4×3=12, 4×2=8, 4×3=12, 4×2=8, तो ये हो गया 9/4 यानी कि 2.25। सही है, बढ़िया सवाल था। क्यों, क्योंकि तुमसे इसमें डायरेक्ट मोल्स निकालने का तरीका ना देखे बेरियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट कराया, तुम्हें ये बराइटा वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल देखें। अगला सवाल भी एक बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है, द अप्रोच टू द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम वाज ऑब्जर्व काइनेटिकली फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज फाउंड द वैल्यू ऑफ Kc है। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होता है यार, एक बात ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं और लिखेंगे कि डेल्टा PT Cl4 माइनस जो कंसंट्रेशन है ओवर टाइम इज इक्वल टू 0, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3.9 इंटू 10⁻⁻5 PtCl4 2 माइनस 2.1 इंटू 10⁻³ PtH2OCl3 माइनस इंटू Cl माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर हम इसका के इक्विलिब्रियम लिखने की कोशिश करें तो के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा? PtH2OCl3 माइनस इंटू Cl माइनस डिवाइडेड बाय PtCl4 2 माइनस, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो इसे ट्रांसफर करके राइट पे ले जाते हैं और हम इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस नंबर को नीचे ले आओ, इसे इधर ले जाओ, ऐसा कर लो। तो ये हो जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू 10⁻⁻³ इज इक्वल टू PtH2O होल Cl3 माइनस इंटू Cl माइनस डिवाइडेड बाय PtCl4 2 माइनस। ठीक, तो ये किसके बराबर हो गया? ये के इक्विलिब्रियम के बराबर हो गया, ये के इक्विलिब्रियम के बराबर हो गया। हमें क्या निकालना है? फॉर द ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें 1/kc निकालना है, तो किसके बराबर हो जाएगा? kc प्राइम के बराबर है, के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें बैकवर्ड डायरेक्शन के निकालना है। तो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3.9 इंटू 10⁻⁻5। तो ये आ जाएगा कितना? ऊपर से आ जाएगा 2100 बटे 39, यानी कि आ जाएगा 53.8। हमें रिवर्स रिएक्शन के निकालना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेशन के लिए कह रहा है। 4Cl माइनस को कॉम्प्लेक्स कराना, यानी कि रिएक्शन को हमें कहाँ ले आना है? बैकवर्ड ले आना है, इसलिए हमने 1/k इक्विलिब्रियम निकाला। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है? एनफ सॉलिड NH4HS एंड Cl.3 are heated in a closed vessel at 100 degrees centigrade. The following equilibria are established. ठीक है, if the Kp of the first equilibrium is 9 atm square, then the total pressure of the system is 12 atm. Then the Kp of the second equilibrium will be. अब अगर देखो पहले इक्विलिब्रियम का Kp हमें दिया हुआ है कितना है? 9 atm स्क्वायर है, और दैट विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर, क्योंकि बाकी तो सॉलिड है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया किसके बराबर आ जाएगा? 3 atm के बराबर आ जाएगा। बोलो, पार्शियल प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? 3 atm के बराबर आ जाएगा। तो फ्रॉम फॉर सेकंड इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो ये हो गया 3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू 12। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S किसके बराबर आ गया? 9 atm के बराबर आ गया। 9 atm के बराबर आ गया, तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम Kp की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S के बराबर। तो ये आएगा 9 इंटू 3, यानी कि 27 atm स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो 27 atm स्क्वायर के बराबर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 800 ml ऑफ 1 मोलर AgNO3 इज मिक्स्ड विद 127 ग्राम्स ऑफ कॉपर टेकन इन 2 लीटर कैपेसिटी, द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, द मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस एट इक्विलिब्रियम आर 0.2, देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालनी। सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन लिख लो। तो इससे ट्वाइस Ag सॉलिड आ गया और Cu2 प्लस आ गया। ठीक है, अब t इक्वल टू 0 पे इसके हमारे पास 0.8 मोल्स थे, क्योंकि 800 ml और 1 मोलर लिया था। इसके 2 मोल्स थे, 0 था। t इक्वल टू टी पे क्या हुआ? ये 0.8 में से कुछ x गया, तो ये 2 माइनस एक्स बाई 2 जाएगा। सॉलिड है, कोई चिंता करने की बात नहीं, ये x बनेगा और ये x बाई 2 बनेगा। x बाई 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2, तो x वैल्यू आ गई 0.4। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? वॉल्यूम जो आ गया वो 0.8 लीटर आ गया। तो हम लोग Kc की वैल्यू क्या लिखेंगे? Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। तो Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 0.2 अपॉन 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4 अपॉन 0.8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0.2 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 0.4।
सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे इसका। इसका आंसर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? A reaction has Kp की वैल्यू 0.33 atm है, on decreasing the volume of the container the reaction would be। अब हमसे देखो Kp की यूनिट जो दे रखी है वो atm दे रखी है, यानी कि रिएक्शन कुछ इस तरह की है, A से 2B बन रहा है, ठीक। दोनों तरफ गैस है, क्योंकि Kp की यूनिट से ये पता लग रहा है कि एक आगे होगा। अब हम क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं। वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन किधर जाएगी? रिएक्शन उधर जाएगी जहां पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम होंगे, तो यानी रिएक्शन किधर आएगी? बैकवर्ड आएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर है? आसानी से आ पा रहा। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है फॉर दिस इक्विलिब्रियम द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस क्या होगी? इज अ कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। सही बात है, कांस्टेंट होगी गिवन टेम्परेचर पे। प्रेशर और इनिशियल मोल्स पे डिपेंड नहीं करती है, तो केवल किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। प्रेशर पे तब डिपेंड करती है जब डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसमें डेल्टा एन जी कितना है? जीरो है, ठीक। डेल्टा एन जी कितना है? जीरो है, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगले सवाल पे चलता है। अगला कह रहा है कि an equilibrium mixture containing N2O4 and NO2 at a certain temperature, the NO2 is found to be 25% by volume, the molecular weight of the equilibrium mixture is। तो हमसे कह रहा है N2O4 की रिएक्शन हुई है किसके साथ? ट्वाइस NO2 के साथ, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें क्या दे रखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 जो दे रखा है वो 0.25 दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम परसेंट वाई वॉल्यूम है वही टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स की, तो मोल फ्रैक्शन ही मान लेते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन को। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा? मोलर मास एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा 0.75 इंटू 92 प्लस 0.25 इंटू 46। तो ये कितना आ जाएगा? देख लो भाई, ये कितना आ जाएगा? 80.5 आ जाएगा, तो आंसर 80.5 मार्क कर देंगे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया? इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये किया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम का फ्रैक्शन आएगा वही कैसा आएगा? मोल्स का फ्रैक्शन आएगा, सेम ही रहेगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द इक्विलिब्रियम ए बी गैस गिव्स ए गैस प्लस 2 प्लस बी गैस, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केपी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ टोटल प्रेशर, ठीक है। केपी की वैल्यू 4 टाइम टोटल प्रेशर है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए फॉर्मड इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए बी। तो देखो लिख लेते हैं सीधे, ए बी गैस से हमने क्या बना दिया? ए गैस बनाया प्लस बी गैस बनाया, ठीक। टी इक्वल टू जीरो पे ये 1 ले लिया, ये 0 0 हो गया। टी इक्वल टू टी पे ये 1 माइनस अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ, और ये भी अल्फा हो गया, ठीक। तो टोटल ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए? मोल्स एट इक्विलिब्रियम हो गया 1 प्लस अल्फा के बराबर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी किसके बराबर आ गया? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर आ गया? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर आ गया? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी के बराबर आ गया। तो केपी की वैल्यू किसके बराबर लिख दी? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी। तो ये हो गया अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी। अब केपी की वैल्यू हमें दे रखी है किसके बराबर? 4 के पी टी के बराबर, तो 4 पी टी हो गया इज इक्वल टू हो गया अल्फा इंटू पी टी डिवाइड अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई पी टी इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो पी टी से पी टी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4, तो अल्फा स्क्वायर की अल्फा की वैल्यू हो गई 4/5 का अंडर रूट, तो आ गए 2/√5। तो ये कितना आ गया? हमें अल्फा ही निकालना था क्या? अल्फा निकालना था, तो ये अल्फा कितना आ गया यहाँ से? 0.9 के लगभग आ गया, ठीक। तो आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। पूरा सवाल को लगाना पड़ेगा मेहनत करके, और कोई तरीका है नहीं यार। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है फॉर द रिएक्शंस, हमारे पास दो रिएक्शन और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की है, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम बॉक्स मिक्सचर कंटेनर कांस्टेंट वॉल्यूम, अ फ्यू मोल्स ऑफ CO आर लेटर इंट्रोड्यूस्ड इन द वेसल, समटाइम्स द न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब अगर हमने CO को लिया तो ये रिएक्शन पीछे गई होगी, ये रिएक्शन पीछे गई होगी, तो Cl कंज्यूम हो गया होगा, इसलिए ये वाली रिएक्शन आगे आई होगी, ठीक है। तो PCl5 का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा,
PCl3 का बढ़ेगा, COCl2 का बढ़ेगा। तो कौन सा आ गया आंसर? सी आ गया, क्योंकि सेकंड रिएक्शन बैकवर्ड गई। सेकंड रिएक्शन जैसे ही बैकवर्ड आएगी वो Cl को कंज्यूम कर लेगा, Cl कंज्यूम करेगा तो पहली वाली रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, जिससे PCl3 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और PCl5 का कम होगा। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम क्या करें, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन के पी। तो एल एन के पी किसके बराबर हो गया, एल एन के पी हो गया माइनस डेल्टा एच अपॉन टी प्लस डेल्टा एस अपॉन आर। तो हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए चाहिए, तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, डेल्टा एच कैसा होगा, लेस देन जीरो। डेल्टा एच लेस देन जीरो होगा तो स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन होगी जिसका इंटरसेप्ट कुछ और होगा, तो ये आंसर डी आ जाएगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि दो रिएक्शंस हमें दी हैं, ठीक है, PCl5 की रिएक्शन PCl3 और Cl2 से कराई, NO2 की रिएक्शन से ट्वाइस NO2 बना, एंड ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालने से नो इफेक्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालने से नो इफेक्ट, तो नो डिस्टर्ब, विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम एट एनी ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगला क्या कह रहा है, अब कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड का सिस्टम लिया और हमने क्या किया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट, सो विल ऑन एन इंक्रीज इन प्रेशर, नहीं ऐसा तो नहीं है, प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन किधर जाएगी, ग्रेफाइट की तरफ जाएगी। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर विल शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाएगी। ये बात सही, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो राइट में नहीं जा सकती ना, ये एक्सोथर्मिक है तो किधर आएगी, लेफ्ट में आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन थे किसके, केमिकल इक्विलिब्रियम के। अगले जो 20 क्वेश्चन है अब वो हम लोग करेंगे किसके डिस्कस, आयनिक इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इज 1.5 into 10⁻⁹ एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगी। तो हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी हमें केएसपी दिया हुआ है, केएसपी की वैल्यू कितनी होगी, 1.5 into 10⁻⁹ ठीक है, ये मोलर स्क्वायर होगी। बेरियम सल्फेट को अगर हम ब्रेक करके लिख रहे हैं, देखो आयनिक के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है आपने पहले, है ना। अगर घबरा जाओगे तो फिर सवाल नहीं लगेगा, सवाल से डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से लगाओ। तो Ba2+ है, कई लोग क्या करते हैं आयनिक के सवाल को देख के ही छोड़ देते हैं, अरे सर ये आयनिक का है तो हमसे लगेगा ही नहीं। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, एस और एस आ गई, तो केएसपी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, केएसपी की वैल्यू आ गई एस स्क्वायर के बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1.5 into 10⁻⁹ तो इसकी वैल्यू आ गई 1.5 into 10⁻⁹ का अंडर रूट, यानी कि 15 into 10⁻⁻10 का अंडर रूट, यानी कि 3.87 into 10⁻⁻5 मोलर। तो ये आसान सवाल था, आसानी से लग जाना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह की। देखो आयनिक के सवाल में डरना नहीं है, तसल्ली से लगाओ, मेरे साथ लगेंगे सवाल, अगर तुमसे नहीं लग रहे हैं घर पे मेरे साथ साथ करो, लग जाएंगे सवाल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव पीएच क्लोज टू 1। अब पीएच क्लोज टू 1 है, यानी कि हमें H+ आयन नेट कंसंट्रेशन निकालना है, जो कितना होना चाहिए, 10⁻⁻1 मोलर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, जितने मिलीक्वेंट्स HCl के हैं उतने ही NaOH के हैं। भाई मिलीमोल्स कितना है इसके, 10 आ रहे हैं और इसके भी 10 आ रहे हैं, तो 10 और 10 तो मिलकर खत्म हो जाएंगे, तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन है कि नहीं, न्यूट्रल सोल्यूशन है, तो इसमें तो हो नहीं सकता। अगला देखो क्या कर रहा है, अगला कर रहा है 55 ml ऑफ HCl और 45 ml ऑफ NaOH। तो देखो अगर हम फाइनल H+ आयन कंसंट्रेशन निकालने क्या लिख दें, N1V1 लिख दें, तो 5.5 - 4.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये जाएगा 1/100, यानी कि ये 10⁻⁻2 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगला देखो 10 ml ऑफ HCl और 90 ml ऑफ NaOH से तो बेसिक आ जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो लास्ट ही आंसर होगा। तो H+ की वैल्यू लास्ट के लिए निकाल के देखो क्या जाएगी, या जाएगी 75 into 1/5 माइनस 25 into 1/5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा कितना, 15 - 5/100, यानी कि 10/100, यानी कि 10⁻⁻1, यानी कि क्या आ गई, पीएच इसकी 1 आ जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगला सवाल देखते हैं यार, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एट -50 डिग्री सेंटीग्रेड द सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अमोनिया
is KNH3 is equals to NH4 plus and NH2 minus, तो 10 minus 30 molar है. How many amides are present in per millimeter cube of pure liquid ammonia? तो देखो क्या करें, इसे कैसे लिख लो, ये अमोनिया ब्रेक हुआ कैसे बनेगा, NH4 प्लस बन जाएगा और NH2 माइनस बन जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं सल्फाइनेशन कांस्टेंट की तरह. तो क्या लिखते हैं, ये 1 माइनस एक्स था इक्विलिब्रियम पे, ये एक्स और ये एक्स है. तो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ये लिक्विड था और इसे हमने एक्वस एक्वस लिखा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁻30. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻15 पर लीटर आ गई. ठीक, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻15 अपॉन 10⁻6 मोल्स पर मिलीमीटर क्यूब. यूनिट चेंज कर रहे हैं तो ये कितना आ गया, 10⁻21 मोल्स पर मिलीमीटर क्यूब. तो मास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे यार, 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻21, तो ये आ जाएगा कितना, 6 इंटू 10⁻2, यानी कि 600 आइंस पर मिलीमीटर क्यूब. सही, आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. सही है, आसानी से निकाले जा सकते हैं. सिर्फ 100 लिख लो, और ये लिक्विड था, ये एक्वस में जाएंगे. ठीक, आयंस में तो लिक्विड का तो कंसंट्रेशन हम लेंगे ही नहीं. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स AgBr हैव द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी. अब AgBr की सॉल्युबिलिटी उसमें ज्यादा होगी जो AgBr के साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर सके. तो अगर हमें ऐसा किसी के बारे में दिया हुआ कोई प्रेसिपिटेट दिया हो तो हम उसे कैसे जज करेंगे, उसे जज करने का तरीका सिंपल क्या है कि अगर वो प्रेसिपिटेशन कर सकता है या कॉम्प्लेक्सेशन कर सकता है तो उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. जैसे अगर हम AgBr की रिएक्शन करा दें किससे, NH4OH से, तो AgBr कैसा होता है, पेल येलो प्रेसिपिटेट होता है, पेल येलो पीपीटी होता है. पेल येलो पीपीटी NH4OH के साथ रिएक्शन करके ये ज्यादा इनऑर्गेनिक का सवाल है रादर देन किसके, रादर देन अपना आयनिक इक्विलिब्रियम के. तो इसमें किसमें सबसे ज्यादा जाएगी, NH, और सबसे कम किसमें आएगी, जिसमें कॉमन आयन होगा. कॉमन आयन किसमें है, इसमें भी और इसमें भी है, तो दोनों में कम आएगी. ठीक है ना. तो आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर हम अपना लिखेंगे बी पार्ट. अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 1 लीटर ऑफ ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस ड्यू टू विच 7 मिलीग्राम्स ऑफ रेसिड्यू इज लेफ्ट, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज. तो हम ये देख लें कि इसमें मोल्स ऑफ रेसिड्यू कितने रह गए, 7 मिलीग्राम का मतलब मोल्स कितने आ गए, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने हैं हमारे पास में, 7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100 मोलर मास हो गया, तो इसका हो गया 7 इंटू 10⁻⁵. ठीक, तो KSP कैसे निकालेंगे, KSP विल बी इक्वल टू आ जाएगा क्या, Ca2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन. तो दोनों का कितना आएगा, 7 इंटू 10⁻⁵ 5 ही आएगा, बोलो. तो ये आएगा 49 इंटू 10⁻⁻10 या 4.9 इंटू 10⁻⁻9. ठीक है, ठीक है. सैचुरेटेड सोल्यूशन तो ड्राइनेस पे आ गया, यानी कि सोल्यूशन में कितने थे टोटल आयन, 7 इंटू 10⁻⁵ ही थे, क्योंकि जितना बाकी वाटर था वो उड़ गया होगा, है ना. अगला देखो भाई, अगला कह रहा है MOHX has KSP value 4 into 10⁻12. The solubility is equals to 10⁻4 molar than the value of X. देखो MOHX को कैसे ब्रेक करोगे, ये हो जाएगा MX प्लस प्लस XOH माइनस, बोलो. ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा. तो इसके हम इसकी वैल्यू दे रखी है 10⁻4 और इसकी दे रखी है कितनी, X इंटू 10⁻⁻4. सॉल्युबिलिटी हमें गिवन है तो ये एक्सेस एस लिखोगे, सॉरी एक्सेस लिखोगे, और एस की वैल्यू गिवन है 10⁻⁴. KSP हमें गिवन है, KSP की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, MX प्लस इंटू OH माइनस की पावर X. तो ये 4 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू 10⁻⁴ इंटू X की पावर X इंटू 10⁻⁻4, या फिर इसे ऐसे लिख लो, तो होल स्क्वायर करके, मतलब होल पावर ही रखो, x इंटू 10⁻⁻4 की पावर x. इससे चला गया -8 बचा,
तो 4 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू हो गया x इंटू 10⁻⁻4 की पावर x। ऑन कंपैरिजन हम लिख देते हैं, है ना, बाई ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं सीधे। ऑब्जर्वेशन करोगे तो x की वैल्यू अगर 2 डाल दो तो होल स्क्वायर करके बराबर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, ठीक है यार, थोड़ा पता नहीं कोल्ड हो जाता है यहाँ पे, मौसम ना दिल्ली का ऐसा ही है यार, थोड़ा गंदा सा, पॉल्यूशन को ऐसे दिक्कत है। क्या कर रहा है कि कंसीडर द रिएक्शन A माइनस H3O प्लस HA प्लस H2O, द K वैल्यू ऑफ द एसिड HA इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर दिस रिएक्शन। तो HA प्लस H2O गिव्स H3O प्लस A माइनस, इसकी K की वैल्यू कितनी रखी है, 1 इंटू 10⁻⁻6। तो हमसे के इक्विलिब्रियम अगर हम ऊपर वाली रिएक्शन का निकालना हो, किसके बराबर होगा, 1/k के बराबर। तो 1/k कितना है, 1/10⁻⁻6, तो हो गया 10⁻+6। सिंपल सवाल। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा था प्रेसिपिटेट ऑफ Ag2CrO4 इसका केस भी गिवन इज ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द फॉलोइंग्स आर मिक्स्ड। तो अगर हमें किसी को प्रेसिपिटेट कराना है तो QSP शुड बी ग्रेटर देन KSP होना चाहिए। Q शुड बी ग्रेटर देन KSP होना चाहिए। अब इसके लिए देख लो किसके KSP की वैल्यू किसके बराबर आ रही है। KSP हमें जो गिवन है वो 1.9 इंटू 10⁻⁻12 है। और जब हम Ag2CrO4 जो ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसे अगर हम लिखेंगे तो हम इससे क्या लिखेंगे, ट्वाइस Ag प्लस लिखेंगे, प्लस CrO4 2 माइनस लिखेंगे। तो KSP या QSP की वैल्यू जो आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस। और हमें कितना करना है, 10⁻⁻12 करना है ना, उससे ज्यादा करना है 1.9। तो इससे करोगे तो कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻12 आ जाएगी एग्जैक्ट। इससे करोगे तो ये -2 और ये -3 है। बी वाले ऑप्शन को जरा पुट करके देखो। कॉमन सेंस आके सारे ऑप्शन चेक नहीं करने, कॉमन सेंस भी तो एक चीज है ना, जो तुम्हारे पास कम है उसी को लगाना है बस, ठीक है। तो ये आ गया 10⁻⁻7 का, तो ये ज्यादा आ गया, तो आंसर तो यही होगा। इसमें कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और -13, इसमें 10⁻⁻13 के ऑर्डर का आएगा। इसमें आ जाएगा 4 दूनी 8 और 5 13, इसमें भी 13 के ऑर्डर का आएगा 10⁻। तो आंसर क्या आ गया, आंसर बी आ गया। ठीक है, QSP ज्यादा होना चाहिए, KSP से ये सवाल था। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है वीक बेस BOH with Kb 10⁻5 is titrated against a strong acid at 3/4 of the equivalence point the pH of the solution is। अब जब ऐसे सवाल आते हैं 3/4 ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट, तो बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड कम खत्म हो गया, लिमिटिंग था, तो बेस ने क्या किया होगा, सॉल्ट बनाया होगा। तो सॉल्ट और बेस जब बच रहा है तो सोल्यूशन कैसा बनेगा, बफर सोल्यूशन बनेगा। तो कैसे लिख लोगे, देखो क्या हुआ, BOH प्लस HCl गिव्स BCl प्लस वाटर, तो ये बफर होगा। तो अगर मैं इसका t=0 पे 1 ले ले तो ये 0 0 होंगे। t=t पे कह रहा कितना, 3/4 खत्म हो गया, तो 1 - 3/4 हो जाएगा, तो ये 3/4 बन जाएगा और ये भी 3/4 बन जाएगा, यानी ये 1/4 बचा। तो अब क्या बचा, बेस बचा और सॉल्ट बचा। अब बेस बचा और सॉल्ट बचा तो क्या हो गया, ये बफर है। और कैसा बफर है, बेसिक बफर है, क्योंकि बेस सॉल्ट मतलब वीक बेस से बन रहा है। तो इसके लिए POH का फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा, PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। हेंडरसन इक्वेशन तो याद ही होगी, ये सबको ही याद होती है। PKB की वैल्यू दी है 5, लॉग ऑफ सॉल्ट कितना हो गया 3/4 और ये हो गया 1/4। तो 5 प्लस लॉग 3 आ गया, ये आ गया POH। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है शायद pH निकालनी है, pH निकालनी। तो pH किसके बराबर आ जाएगी, pH आ जाएगी 14 माइनस POH इज इक्वल टू 9 माइनस लॉग 3। तो 9 माइनस लॉग 3 कैसे ऑप्शन में दिया होगा, 9 माइनस लॉग 3 कर दो, चलो लॉग 3 की वैल्यू रख दो, कितनी होती है, तो हो जाएगा 8.523। तो आंसर क्या आ गया, आंसर डी आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से समझ में आना चाहिए, इसमें कोई समस्या मुश्किल परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ आर मिक्स्ड और AgCl हमें बनाना और प्रेसिपिटेट बनाना। तो AgCl में तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है कि 1.8 से इंटू 10⁻10 से ज्यादा हो जाए। इसमें कितना आ रहा है, 10⁻8 आ रहा है, तो इसमें तो ज्यादा आ रहा है। इसमें 10⁻10 आ रहा है तो इसमें कम आ रहा है। इसमें 10⁻12 आ रहा है तो इसमें भी कम आ रहा है, और इसमें 10⁻20 आ रहा है तो इसमें भी कम आ रहा है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा ए आ गया।
और कंडीशन अपनी वही है कि क्यू शुड बी ग्रेटर देन केएसपी। अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 2 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ pH3 विद 3 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग विद pH10। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 10⁻³ दिया हुआ है। वॉल्यूम जो दिया हुआ है V1 हमें दे रखा है कितना? 2 ml दे रखा है। और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखा है, क्योंकि pH 10 है तो pH कितनी होगी? 10⁻⁴ हो गया H प्लस OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। भाई pH अगर 10 दे रखी है तो pOH कितना आ गया? pOH 4 आ गया, यानी कि OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? 10⁻⁴ आ गया। अब इसका वॉल्यूम दे रखा हमें 3 ml। तो फाइनल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ माइनस 0.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5। तो यह आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ गया 0.34 इंटू 10⁻³ तो pH की वैल्यू आ गई कितनी? 3 माइनस लॉग 3.34। तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगी, क्योंकि माइनस 0.34 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 0.34 की वैल्यू प्लस में आएगी, तो 3 से कुछ ज़्यादा आएगी pH। तो 3 से कुछ ज़्यादा वाला आंसर मार्क कर देंगे। 4 तक तो नहीं पहुंच पाएगी, है ना? लॉग 10 थोड़ी है। अगला देखो, कैलकुलेशन भी ऐसे ही करनी, मतलब तुम ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करना एग्जैक्टली। ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन का सही यूज करना पड़ता है। कह रहा है कैलकुलेट द पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट इन द टाइट्रेशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड विद 0.1 मोलर NaOH। इक्विवेलेंस पॉइंट पे निकालना है, तो क्या कर रहा है? फॉर्मिक एसिड ले लिया और NaOH से रिएक्शन कराई, तो इससे क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट बन गया और बन गया वाटर। ठीक है, इसके कितने थे? 2.5 मिलीमोल्स थे। ठीक, और ये कह रहा है इक्वल वॉल्यूम डाला, तो ये कितना बन गया होगा? ये 2.5 ही बना होगा। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन इसका कितना आ गया होगा? इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर ही रहा होगा। ठीक, कंसंट्रेशन कितना रहा होगा? 0.1 मोलर रहा होगा। बोलो भाई, 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड लिया, 0.1 मोलर NaOH लिया, तो सॉल्ट भी कितना बनेगा? 0.1 मोलर ही बनेगा। बनेगा, ठीक है कि नहीं? तो हम इससे क्या करते हैं? पीएच की वैल्यू किसके बराबर लिखते हैं? 7 + 1/2 pK + log C। अब जब ये फॉर्मूला आओगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? अब ये फॉर्मूला आगे तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन जो बनेगा वो 0.1 नहीं बचेगा, क्योंकि 0.1/2 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया? डबल हो गया। तो ये कंसंट्रेशन बचा 0.05 मोलर। ध्यान रखना, ज्यादातर लोग इसका आंसर 0.1 से लाएंगे और गलत आएगा। किसने किसने ये गलती की कमेंट करके बताना। ये 3.74 हो जाएगा, प्लस लॉग सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0.05 के बराबर। तो इसे लिखते हैं 7 + 1/2 3.74 माइनस 2 + log 5 लिख दें। बोलो चलेगा? तो ये हो गया 7 + 1/2 3.74 माइनस 2 + 0.7 लिख लेते हैं। log 5 को 0.699 हो तो 0.7 लिख लो। तो ये हो गया 7 + 1/2, ये हो गया 1.74 + 0.7। तो ये हो गया कितना? 7 + 1/2, ये हो गया 2.44। तो 7 + 1.22 यानी कि 8.22 आंसर आ गया अपना। आंसर क्या आ गया? 8.22 आ गया। गलती से अगर तुमने 0.1 ले लिया तो भी ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो अच्छा सवाल इसे कह सकते हैं निका। अगले सवाल की तरफ चलें। वीक एसिड कह रहा है HX हैज K की वैल्यू दिस है, forms its salt NaX when titrated with caustic soda. The percentage hydrolysis of 0.1 molar NaX solution is। तो जब HX को हम NaOH के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं तो सॉल्ट बनेगा NaX, और वाटर और NaX की जब हम हाइड्रोलिसिस लिखते हैं तो H की वैल्यू किसके बराबर आती है? √KW/K × C। कैसे निकालेंगे इसे? NaX में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस किसकी होगी? केवल X- की होगी। X- को वाटर में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? HX + OH- बनेगा। बनेगा, बोलो। तो इसके लिए KH के बराबर लिखते हैं। KH बराबर लिखेंगे किसके? HX × OH- डिवाइडेड बाई X-। तो H+ का मल्टीप्लाई, X+ का डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा? KW/K बन जाएगा।
और इसे लिखेंगे 1 0 0 1 माइनस एच, एच और एच लिख देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच हो जाएगा। 1 माइनस एच को नेग्लेक्ट कर देंगे, या सी एच लिख दो, यहाँ पे सी ले लो, कंसंट्रेशन के साथ लेना हो तो सी 1 माइनस एच ले लो, यहाँ पे सी ले लो इनिशियली, ठीक। तो एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाय सी इंटू के। मैंने ड्राइव भी करके दिखा दिया, के डब्ल्यू की वैल्यू है 10⁻⁻14, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 मोलर दे रखी है, और के की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻5, यानी कि ये आ गया 10⁻⁻8 अंडर रूट का, यानी कि 10⁻⁻4 आंसर आया, और परसेंटेज निकालना था तो -4 इंटू 100 कर देंगे, यानी कितना जाएगा 0.01। तो 0.01% आंसर में है, बिल्कुल है, तो आंसर मार्क कर दिया। आगे बढ़ सकते हैं बोलो, आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा व्हाट विल बी द वैल्यू पीकेबी वैल्यू केबी वैल्यू फॉर द वीक बेस ऑफ विच a 0.1 molar solution has pH 8 when it is half neutralized with 1 molar HNO3। अगर हाफ न्यूट्रलाइज हो रहा है, फॉर हाफ न्यूट्रलाइजेशन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बफर बन जाएगा, बफर बनेगा, और बफर कैसा बनेगा, बफर कैसा बनेगा, कैसे लिखेंगे, पी ओ एच इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। अब हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और बफर क्या होगा, बेस क्या होगा, सेम होगा, होगा। तो पी ओ एच किसके बराबर आ जाएगा, पी के बी के बराबर आ जाएगा। पी के बी की वैल्यू कितनी है, पी ओ एच, और पी ओ एच है कितनी 6 है, इज इक्वल टू पी के बी। तो के बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 10⁻⁻6 के बराबर आ जाएगी। ये सवाल सीधे सीधे हैं, इन्हें ज्यादा मुश्किल तरीके से लाने की जरूरत नहीं है। जब कह रहा हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, तो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट को सीधे मान लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 ml ऑफ सोल्यूशन containing 10⁻³ moles of Ag plus is mixed with 50 ml of 0.1 molar HCl solution. How much Ag plus is remaining in the solution? कैसे करेंगे इसे, अब देखो क्या करेंगे, इसके लिए Ag plus लिखना, इसकी रिएक्शन HCl से हुई तो इससे क्या बन गया होगा, AgCl बना होगा और H प्लस बना होगा। इसके हमें मोल्स दिए हुए हैं डायरेक्ट, और इसके हमें मोल्स निकाल लिए, तो M1V1 कर ले तो ये होगा 5 × 10⁻⁻3। तो बेसिकली ये लिमिटिंग हो गया, ये 4 × 10⁻⁻3 मोल्स बच गए, मोलर नहीं, मोल्स बच गए। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना बचा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस जो आ गया वो 4 × 10⁻³ मोल्स आ गया, डिवाइडेड बाई 0.1 आ गया, क्योंकि 100 ml में आ गया, तो ये आ गया 4 × 10⁻²। ठीक। अब हमें AgCl में Ag निकालना, तो AgCl का सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट अगर हम लिखें KSP ऑफ AgCl, तो किसके बराबर लिखेंगे, Ag प्लस इंटू Cl माइनस के बराबर। ये दिया 10⁻⁻10, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना, और Cl का दिया है 4 × 10⁻²। तो ये आ गया कितना, Ag प्लस की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 10⁻10 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻², यानी कि 2.5 × 10⁻9 मोलर। हमें निकालना इन 100 ml, तो इन 100 ml कितना हो जाएगा, इन 100 ml आ जाएगा 2.5 × 10⁻10 मोलर। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा डी। ठीक। अब असर्शन रीजन पे आ जाते हैं। असर्शन रीजन जरा ध्यान से पढ़ेंगे ना, क्या स्टेटमेंट वन करा, फॉर हैवी वाटर D2O द सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट इज 1/4 दैट ऑफ H2 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द PD मतलब जो माइनस ऑफ लॉग D प्लस है, फॉर प्योर हैवी वाटर इज लेस देन दैट ऑफ प्योर वाटर। ये तो यार मतलब 1/4 है, ये तो फैक्चुअल बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इतना इतना 1/4 नहीं हो पाएगा। सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये बात सही है, ये 1/4 नहीं होता, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही है, तो पहला गलत दूसरा सही का आंसर क्या आता है, डी आता है। ठीक। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन 0.1 मोलर सोल्यूशन इज 10⁻⁹ मोलर, हेंस इट्स सॉल्युबिलिटी KSP इज 10⁻⁻18। अब देखो क्या कह रहा है कि BaSO4 की सॉल्युबिलिटी जो कह रहा है उसमें क्या आएगा, Ba2+ आएगा और SO4 2- आएगा। तो ये कह रहा है कि अगर इसका 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ले लिया, तो KSP की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, KSP की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, Ba2+ इंटू SO4 2-। तो कॉमन एन से आएगा, तो 10⁻⁹ यहाँ से आ रहा, 0.1 यहाँ से आ रहा, तो 10⁻⁻10 आएगा, यानी पहला तो गलत हो गया।
और कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी जो होगी वो एस स्क्वायर होगी, ये बात सही है, लेकिन जो एस आ रहा है वो सल्फेट वाला वो Na2SO4 से आएगा, ना कि BaSO4 से आएगा। कॉमन एन वाला एग्जांपल है इसलिए ऐसा कर रहा है। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स सच एज HCl HBr इन डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे पूरे पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे और इनकी स्ट्रेंथ को मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। इन डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स डोनेट a proton to water are essentially 100% ionized to produce a solution of containing। ये बिल्कुल इसका सही एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, तो आंसर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। भाई सही एक्सप्लेनेशन है, उसे जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो अगली लाइन लिखी हुई है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, मतलब एक ही बात है ना। अगला क्या करा, अगला करा 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCN इज मोर बेसिक देन 0.2 मोलर NaF सोल्यूशन। ठीक है, अब देखना जरा तुम NaCN किससे बना होगा, NaOH और HCN से, और NaF बना होगा किससे, NaF बना है किससे, NaOH और HF से। अब HF इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, तो ये कौन होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा, ये बात तो सही लिखी हुई है। ठीक है, और कह रहा है 0.2 मोलर NaCN इज मोर बेसिक देन 0.2 मोलर एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसे आंसर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अगला क्या कह रहा है, सब्सटेंस दैट कैन आइदर एक्ट एज एन एसिड और बेस आर कॉल्ड एम्फोलाइट। बिल्कुल सही बात है, एम्फीप्रोटिक या एम्फोलाइट कहने कहते हैं जो H+ दे भी सकते हैं और H+ ले सकते हैं। बाइसल्फाइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन एम्फोलाइट्स, ये भी सही बात है, क्योंकि ये क्या बना देगा, ये H2S भी बना सकता है और H2- भी बना सकता है। इसी तरह से ये H2CO3 भी बना सकता है, और क्या बना सकता है, CO3 2- भी बना सकता है। तो दोनों बातें सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता कि जो H+ दे भी सकता है और ले भी सकता है, वो क्या है, एम्फोलाइट है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए बिल्कुल एकदम बढ़िया से। अब आगे बात कर सकते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सल्फाइड आयन इन द अल्कलाइन सॉल्यूशन रिएक्ट विद सॉलिड सल्फर टू फॉर्म पॉलीसल्फाइड आयन हैविंग फार्मूला H2- H3- H4- एटसेट्रा। इफ K1 फॉर दिस एंड K2 फॉर दिस, तो हमें S प्लस H2- गिव्स H2 2- इसके लिए हमें K1 की वैल्यू गिवन है 12 है, और 2S प्लस H2- गिव्स H3 2- इसके लिए K2 की वैल्यू कितनी है, 132 है ना। और हमें निकालना है क्या, S प्लस H2- रिवर्सिबली गिव्स S3 2-। तो K3 की वैल्यू अगर तुम ध्यान से देखो तो K3 की वैल्यू क्या करे, K2 अपॉन K1 आ जाएगी। पहली इक्वेशन को रिवर्स करके ऐड कर दे बस। तो K2 तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 132 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 11। सिंपल सवाल था केमिकल इक्विलिब्रियम का, देखने में गंभीर लग रहा है लेकिन सिंपल सवाल। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है प्रूव दैट है। प्रूव किस लिए करवा रहा हूं कि तुम्हें ये एकदम लिखना आ जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और केपी और पी में रिलेशन लिखना आ जाए अच्छे से, इसलिए ये प्रूव करवा रहा हूं कि नंबर कुछ भी डाल दो और इसमें आंसर सही है तुम्हारा। ठीक है, हम केपी और पी की वैल्यू दे दें तो तुम अल्फा की सही सी वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या करा, PCl5 को जब ब्रेक किया तो कैसा बन गया, PCl3 बन गया और Cl2 बन गया। T=0 पे 1 हो गया, 0 0 हो गया। T=T पे क्या हो गया, 1- अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए, मोल्स एट इक्विलिब्रियम हो गए 1 प्लस अल्फा के बराबर। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 किसके बराबर हो गया, 1- अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 किसके बराबर हो गया, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 किसके बराबर हो गया, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। ठीक, तो Kp की वैल्यू किसके बराबर आ गई, Kp की वैल्यू आ गई अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी डिवाइडेड बाय 1- अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। एक पी से पी कैंसिल हो गया, 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, तो Kp की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अल्फा स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई 1- अल्फा स्क्वायर आ गई। तो हम इसे लिख दें क्या, इसे लिख दें Kp माइनस Kp अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी। तो Kp इज इक्वल टू आ गया अल्फा स्क्वायर कॉमन है, P प्लस Kp आ गया। तो अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ Kp अपॉन P प्लस Kp। हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। और Kp और P की वैल्यू गिवन होगी तो तुम सही आंसर तक पहुंच जाओगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है,
अगला सवाल कह रहा है फॉर द रिएक्शन N2O4 गिव्स ट्वाइस NO2 गैस, डेल्टा H हमें गिवन है, Kp हमें गिवन है 298 पे और 338 पे हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम वांट ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे। बोलो, याद आ रही वांट ऑफ इक्वेशन? वांट ऑफ इक्वेशन क्या कहती है? लॉग Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक, तो ये हो गया लॉग Kp2 हमें निकालना है, Kp1 की वैल्यू हमें दी है 0.414 इज इक्वल टू हो गया डेल्टा H की वैल्यू होगी 14.6 इंटू 10⁻³ R की वैल्यू होगी 2 इंटू 2.303। ठीक, ये हो गया 1/298 माइनस 1/338। ठीक, इसे सॉल्व कर देते तो ये हो गया 14.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4.606। ये हो गया 338 माइनस 298 करेंगे तो 40/298 इंटू 338। ठीक, यहाँ से लॉग के पी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। बोलो, यहाँ से लॉग के पी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी तो के पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग कैलकुलेट करके। डायरेक्ट आंसर लिख दूँ तो डायरेक्टली जब आंसर लिखोगे इसका तो यहाँ से Kp2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.55 आ जाएगी और यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। बस तुम्हें कैलकुलेशन करनी थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है ना? कैलकुलेशन करनी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ C/A if 2 moles of each A and B were allowed to come at equilibrium at 300 Kelvin। ठीक है, और हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखी है। तो डेल्टा जी, और इसके लिए क्या होगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस RT/ln KP के बराबर। और इसके लिए KP इक्वल टू KC होगा क्योंकि डेल्टा एन जी कितना है? 0 है। तो हो गया 460 इज इक्वल टू हो गया आर की वैल्यू हो गई 2, टेम्परेचर हो गया 300 इज इक्वल टू ln KP। तो ये हो गया कितना? इससे यहाँ लिख दें 460 डिवाइडेड बाई 600 माइनस साइन के साथ ln KP या KC कुछ भी लिख दो यहाँ पे। अब केपी और केसी कुछ भी जब यहाँ पे लिख सकते हैं तो यहाँ पे केसी की वैल्यू जो आएगी सॉल्व करने पे आ जाएगी 0.46 के बराबर। ठीक, केसी निकल आया हमारे पास तो जिंदगी आसान हो गई क्योंकि a प्लस बी रिवर्सिबली गिव C+D हमें करना है और हमें निकालना क्या है? C/A रेशियो निकालना है। तो ये किसके थे? इतने 2 मोल लिए थे, इसके 2 लिए थे, 0 हो गया। T इक्वल टू टी पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स, ये एक्स और एक्स। तो हम के को क्या लिख देंगे? C इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.46 इज इक्वल टू C अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो C अपॉन ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.46 आ जाएगी का अंडर रूट, यानी कि 46 इंटू 10⁻⁻1। यहीं पे छोड़ देते हैं इस आंसर को। 46 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग समथिंग 6.8 के लगभग हो जाएगा, है ना? तो वो आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, अगला देखो क्या कर रहा है। अगला कह रहा है इन द प्रिपरेशन ऑफ क्विक लाइम फ्रॉम द लाइम स्टोन द रिएक्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रही। द एक्सपेरिमेंट carried out between 850 डिग्री सेंटीग्रेड टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड led to the setup of Kp values fitting for an empirical reaction equation। ठीक है, हमें इक्वेशन दी द एब्सोल्यूट जीरो इफ द रिएक्शन इज carried out in quiet air what temperature would be predicted for this equation for complete decomposition of the stone। अगर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ स्टोन हमें करना है तो हम क्या करें? कंप्लीट डिकम्पोजिशन के लिए प्रेशर कितना? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आ जाए? 180 आ जाए, पूरा ही टूट जाए। ठीक है ना, 180 आ जाए। तो अगर Kp की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, Kp की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो ये log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 7.282 माइनस 8550 अपॉन टी। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 8500 डिवाइडेड बाई 7.282। तो ये आ जाएगा 1667.26 केल्विन। ठीक है, प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर 180 हो जाएगा अगर कंप्लीट डिकम्पोजिशन चाहते हैं हम लोग। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है फॉर द इक्विलिब्रियम लिथियम डॉट 3 अमोनिया सॉलिड गिव्स LiCl अमोनिया डॉट प्लस 2NH3 KP में गिवन है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड 5 लीटर कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ दिस हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया शुड बी एडेड फॉर द फ्लास्क फॉर द कंप्लीट बैकवर्ड रिएक्शन हमें चाहिए।
तो हमें केपी इसका गिवन है 9 अगर दिया हुआ है एटीएम स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ अमोनिया जो होगा, क्योंकि बाकी तो सॉलिड है, वो 3 एटीएम होगा। बोलो होगा, क्योंकि केपी की वैल्यू किसके बराबर होगी? केपी की वैल्यू होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया के होल स्क्वायर के बराबर, और वो 9 दिया हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा? 3 एटीएम आ जाएगा। अब रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना, तो उल्टी रिएक्शन लिख लो। रिवर्सिबली गिव्स LiCl डॉट 3 अमोनिया। टी इक्वल टू 0 पे हमें इसके 0.1 मोल दिया था, इसके हम ए मान लेते हैं, 0 हो गया। टी इक्वल टू टी पे ये खत्म हो जाएगा, ये ए माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस 0.2 हो जाएगा, पूरा पूरा रिएक्ट करेगा और ये 0.2 बन जाएगा, 0.1 बन जाएगा। लेकिन ये सॉलिड है, इसकी चिंता नहीं करनी, ठीक। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम क्या करते हैं, अमोनिया के मोल्स निकालते हैं। तो प्रेशर में दिया हुआ है कितना? प्रेशर अमोनिया का कितना है? 3 है। वॉल्यूम हमारे पास 5 लीटर है। एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे, आर की वैल्यू हो गई 0.0821 इंटू टी की वैल्यू हो गई कितनी? 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 313। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 15/313 इंटू 0.0821, तो यहाँ से आएगी 0.5837। तो ए माइनस 0.2 की वैल्यू हो गई 0.5837 के बराबर, तो ए की वैल्यू आ गई 0.7837 के बराबर। इतने ही हमें मोल चाहिए थे जो रिएक्ट करने के लिए चाहिए थे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एट सम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 4 एटीएम PCl5 is 10% dissociated. Calculate the pressure at which PCl5 is 20% dissociated. Temperature remaining same. तो PCl5 को हम डिसोसिएट करा लेते हैं। देखो दो अलग अलग पॉइंट पूछेगा हमसे, तो हम दोनों को सॉल्व कर देते हैं। पहले क्या निकाल लेंगे? पहले केपी निकाल लेंगे और फिर दोबारा से उसमें वैल्यू उठा के पुट कर देंगे 10% के साथ, है ना। टी इक्वल टू टी, और ऐसे लिख लें क्या, ये कैपिटल पी, ये 0 तो ये कैपिटल पी माइनस 0.1p, ये 0.1p और ये 0.1p। मैं इसलिए पी लेके दिखा रहा हूँ कि ये कैंसिल हो जाएगा, फिर भी तुम्हें तसल्ली के लिए कर देते हैं। तो पी टोटल हो गया p प्लस 0.1p, यानी कि 1.1p के बराबर हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4, तो p की वैल्यू आ गई 4/1.1, ठीक। तो kp की वैल्यू किसके बराबर आ गई? kp की वैल्यू आ गई 0.1 इंटू 4/1.1 इंटू 0.1 इंटू 4/1.1 डिवाइडेड बाय p कॉमन ले ले, तो 4/1.1 1 माइनस 0.1 ले ले। इस सबको सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा 0.0404, ठीक। इस पूरे को सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा 0.0404 आ जाएगा। अब केपी हमारे पास निकला है। अब हमसे कह रहा है क्या, कि सेम टेम्परेचर पे 20% डिसोसिएटेड हो जाए। तो PCl5 डिसोसिएट कर जाए, फिर से क्या बन जाए? PCl3 प्लस Cl2 बन जाए। और केपी तो कैसा रहेगा? केपी तो बदलेगा नहीं, तो ये p 0 हो जाए, ये 0.8p बचे, ये 0.2p बन जाए और ये 0.2p बन जाए। तो kp की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 0.2 इंटू पी स्क्वायर, पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू पी। एक पी से एक पी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0.04 इंटू पी डिवाइडेड बाई 0.8, तो ये हो गया 1/20। तो p/20 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0.0404 के बराबर। तो p की वैल्यू आ गई 0.808 के बराबर। तो p टोटल कितना आ गया? हमें टोटल प्रेशर बताना है, तो आ गया ये 0.8 प्लस 0.2 प्लस 0.2 इंटू पी 0.808, तो हो गया 1.2 इंटू 0.808। तो ये आ गया कितना? 0.97 एटीएम के लगभग आ गया ये। सही है। सवाल लेंदी है, थोड़े से बड़े हैं, लेकिन करने तो पड़ेंगे यार, क्योंकि हम लोगों को मेंस देना ही है ना। बिना मेंस दिए तो काम चलेगा नहीं अपना। अगला कह रहा था एस्टरिफिकेशन in an equimolar mixture of alcohol and acid taken initially yields an equilibrium. The water mole fraction इतना, the calculate the equilibrium constant, ठीक है। तो C2H5 लिक्विड है प्लस CH3COH लिक्विड है। इसमें सब कुछ लिक्विड ही बन रहा है, लेकिन हम लोग इसके कंसंट्रेशन को मान के कर लेंगे सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टी इक्वल्स टू 0 पे ये 1/1 था, ये 0 हो गया। टी इक्वल्स टू टी पे कितना ले लिया? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो ये एक्स और ये एक्स बना। तो टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स जो हो गए वो 2 हो गए। और मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन हो गया x/2 वाटर का इज इक्वल टू 0.333, तो x की वैल्यू आ गई 0.666।
तो केसी की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0.666 इंटू 0.666 डिवाइडेड बाई 0.333 इंटू 0.333, तो ये 4 के बराबर आ जाएगी आसानी से। ठीक है, आसान सवाल। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सोडियम, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल लगाने में मुश्किल होती है ना, कि अमोनियम कार्बोमेट डिसोसिएट्स एज दिस रिएक्शन इन द क्लोज्ड वेसल सॉलिड अमोनिया कार्बोमेट इज इन इक्विलिब्रियम विद द डिसोसिएशन प्रोडक्ट्स at equilibrium the ammonia is added such that the partial pressure of ammonia at new equilibrium now equals to the original total pressure। ठीक है, तो हमने क्या किया, अमोनियम कार्बोनेट को डिसोसिएट कर दिया, जिससे ट्वाइस अमोनिया गैस बन गई प्लस CO2 गैस बनी। तो हमने मान लिया प्रेशर इसका 2p था, इसका p था, तो kp की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2p का होल स्क्वायर इन 2p, यानी 4p क्यूब आ जाएगी, और kp तो चेंज होने वाला है नहीं। तो टोटल प्रेशर आया कितना, टोटल प्रेशर ऐसी सिचुएशन में जो आ गया वो टोटल प्रेशर कितना आ गया 3p आ गया। अब ये कह रहा है कि अमोनिया का प्रेशर ओरिजिनल टोटल प्रेशर के बराबर कर दिया, यानी कि अमोनिया का प्रेशर कितना ले लिया 3p ले लिया, तो 4p क्यूब अब किसके बराबर हो जाएगा 3p का होल स्क्वायर इनटू जो CO2 का प्रेशर है वो p प्राइम आ जाएगा। तो p की वैल्यू किसके, p प्राइम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4p क्यूब अपॉन 2p 9p स्क्वायर, तो 4/9p के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो p टोटल न्यू किसके बराबर हो जाएगा, p टोटल न्यू हो जाएगा 3p प्लस 4/9p, हो जाएगा 31p/9। ठीक, तो p टोटल न्यू अपॉन p टोटल ओल्ड किसके बराबर हो जाएगा 3p/9 31p/9 डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो जाएगा 3p के बराबर, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो ये 31/27 आ जाएगा, 31/27 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है ना, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो नया प्रेशर लिया वो 3p लिया, ओरिजिनल टोटल प्रेशर के बराबर किसका प्रेशर ले लिया अमोनिया का प्रेशर ले लिया, ये इसमें कैसा ध्यान रखने की बात यहीं पे थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ वेसल into a sealed container of volume 0.21821 liter and heated 100 Kelvin until the equilibrium is reached. The equilibrium constant is this. At this temperature, calculate the mass of CaO present at equilibrium. तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो इससे क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और CO2 गैस बनी। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस हमें दिया है 4 × 10⁻², विच इज इक्वल टू द Kp। ठीक, अब हमें PV क्वेश्चन पता है, तो प्रेशर हो गया 4 × 10⁻², ये हो गया 0.0821 ही दिया हुआ है ना सीधा, ये हो गया 0.821 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकालने, आर की वैल्यू हो गई 0.0821, टेम्परेचर हो गया 1000, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये 10 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो एन की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4 × 10⁻⁻4 मोल्स आ गई। अब जितने मोल्स CO2 के बने होंगे उतने ही CaO के बने होंगे, तो मोल्स ऑफ CaO कितने आ गए, मोल्स ऑफ CaO कितने आ गए, मोल्स ऑफ CaO हो गए 4 × 10⁻⁻4 मोल्स। तो मास कितना आ गया, मास आ जाएगा 4 × 10⁻⁻4 × 56, यानी कि 22.4 मिलीग्राम्स। ठीक है, तो खत्म हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के 50 सवाल हम लोग लगाए, जिसमें तुम्हें ऑल इन ऑल सवाल लगवा दिए, सारी वैरायटी कवर करवा दी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर ये सवाल तुमसे सारे एक्यूरेसी से लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो देख के लगाओ, लेकिन सीख जरूर लो, क्योंकि इक्विलिब्रियम का बेसिक सवाल मेंस में नहीं छूटना चाहिए। मेन टारगेट ये है, चाहे वो केमिकल हो चाहे आयनिक हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग आज यहीं पे रुकते हैं, और अगली क्लास में हम लोग लिक्विड सोल्यूशन करेंगे। यार वो जो हम लोगों ने प्लानर दिया था ना जब कोर्स लॉन्च किया था, ये 45 डेज वाला, उसमें पूरा प्लानर है किस सीक्वेंस में चैप्टर आएंगे, तो वहां से देख सकते हो। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, तो हम लोग इसे प्रोपगेट करते रहते हैं अच्छे से और बढ़िया से पढ़ते हैं। ठीक है, और हम लोग बाकी बेस्ट PYQ भी लगातार कर ही रहे हैं। ठीक है, किसी दिन यार तबीयत खराब हो जाती है, गला चौक हो जा रहा है, क्या करूं, मतलब दिल्ली में रह रहा हूँ ना, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि पूछो मत बस। ठीक, तो उसके लिए बियर कर लिया करो, टेक्निकल इश्यूज हैं ये, थोड़े थोड़े आ जाते हैं। मैं आवाज देख रहे हो मेरी कैसी हो रही, तब भी मैं कर रहा हूँ ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो।